साल 1940। जापान सिर्फ एक देश नहीं था, पावर, फ्राइट और एक्सपेंशन का एक गेम चेंजर था। जापानीज सोल्जर्स को बचपन से सिखाया जाता था, सरेंडर इज वर्स देन डेथ। शहर के बाद शहर जले, लोग मरे, बट जापान के लिए ये सब कुछ एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। फिर आया 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा में सुबह के टाइम था। लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। अचानक आसमान में एक व्हाइट फ्लैश। फिर 3 दिन बाद नागासाकी, 2 शहर, एक देश और हजारों जिंदगियां जो कभी समझ ही नहीं पाई आखिर उनके साथ हुआ क्या। इस हादसे के बाद जापानीज आर्मी का काया पूरी तरह से पलट गई। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि वी आर नेवर मेंटेन्ड वॉर पोटेंशियल। लेकिन आज वही जापान अपने मिसाइल्स को अपग्रेड कर रहा है, अपने डिफेंस बजट को डबल करने की कोशिश कर रहा है। Japan's defense minister announced that Japan will press ahead with plans to deploy medium-range surface-to-air missiles to the island, extending Japan's air defense reach. सवाल ये नहीं कि जापान क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जापान जैसे शांत देश आखिर किससे मजबूर हो गए अपने पुराने 80 साल वादे को तोड़ने के लिए। वेलकम टू पिक्स मिंत्रा। आज हम समझेंगे व्हाई जापान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर विदाउट कॉलिंग इट अ वॉर। इसे देखो, ये कोई आम शिप नहीं है, ये जापान का एक ऐसा साइफाई वेपन है जो दुश्मन का किसी भी वॉरशिप को लिटरली 2 टुकड़ों में चीर सकता है। स्टार मूवी का ये सीन तो आपने देखा ही होगा, जहां स्पेस से एक मिसाइल फायर किया जाता है अर्थ पर। और आज वही गान जापान रियलिटी में बना लिया है। जो 15 से 20 साल में खुद यूएस भी नहीं बना पाया, वो आज जापान ने एक ही चुटके में कर ही डाला। ये है जापान की नोबल वॉरशिप जेएस चोकाई, जो रिसेंटली यूएस भेजा गया यूएस की सबसे एडवांस मिसाइल टोमाहॉक फिट करने के लिए। Japan is moving to dramatically expand its firepower. The guided missile destroyer JS Shokai is now heading to the United States for a year-long deployment. इस मिसाइल का पावर इतना है कि जापान से सऊदी अरबिया तक टारगेट पॉसिबल है। मतलब अप्रोक्सीमेटली दुनिया के सभी देश जापान की रेंज के अंदर आ चुका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 तक जापान के पास ऐसे 400 से भी ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स होंगे। रिसेंटली जापान जॉइंट ऑपरेशन कमांड शुरू किया है, जो सडनली वॉर में एक हेडक्वार्टर की तरह काम करेगा। जापान का इस तरीके का सडनली एग्रेशन देखकर एक क्वेश्चन जायज है, क्या जापान एक नई वॉर के लिए तैयार हो रहा है? 2025 में रिसेंटली उन्होंने अभी तक का सबसे हाईएस्ट बजट एलोकेशन $55 बिलियन पे ले आया है, और ये 2027 तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एलोकेशन 60 बिलियन पे लाने वाला है। डोंट फॉरगेट, जापान वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक एम्पेरिकल निर्दयी देश हुआ करती थी। आखिर क्या जापान वही भयंकर रूप में वापस होने की तैयारी कर रहा है? 1940 के टाइम पे जापानीज आर्मी की कारनामों की वजह से इतिहास की सबसे क्रूर आर्मी माना जाता था। वो आर्मी जिसने चाइना के नैनजिंग मैसेकर में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर सभी औरतों, बच्चे, आदमी, जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। उनके ये कामिकाज़ी और इसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। ये है यूएसएस बंकर हिल, यूएस का वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक एयरक्राफ्ट और एक कामिकाज़ी वॉरियर्स जिनके काम ही था मिसाइल लोडेड फाइटर प्लेन को लेकर यूएस बंकर हिल पे अटैक करना। जापान इसी टाइम बहुतों को मौत के घाट उतार दिया था, इंक्लूडिंग फिलिपिनोस, चाइनीज, कोरियंस, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियंस। अंटिल हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर ब्लास्ट, जिसमें एक ही बार में 1 लाख जापानीज को मौत के घाट उतर दिया गया। जापान ही एक ऐसा लौता देश है जिसने न्यूक्लियर ब्लास्ट एक्सपीरियंस किया। इसके बाद जापानीज आर्मी का काया हमेशा के लिए पलट गई। अलग देश में जहां खुद की आर्मी को फेयरलेस तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा था, वहां जापान खुद के आर्मी को पीस वर्ड यूज करके पिंक कलर में प्रेजेंट करता रहा। देन जापानीज आर्मी को कंट्रोल में रखने के लिए यूएस ने एक प्रोविजन रेडी किया, और वही है आर्टिकल 9।
इसमें जापान कोई भी वॉर लड़ना या फिर खुद का फोर्स यूज करने की कोई भी राइट नहीं था। लेकिन हाँ, जापान की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब ली यूएस ने। यू कैन सी जापान को यूएस ने कैसे खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूएस और जापान के बीच साइन हुआ द म्यूचुअल सिक्योरिटी डील, जिसमें यूएस ने जापान को ये कहा कि आप खुद के आर्मी को मत रखो, आपकी पूरे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। जापानीज लीडर्स ने ये सोचा कि जब यूएस जैसे देश हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं तब इतना पैसा खर्चा क्यों करें, खुद के लिए आर्मी क्यों रखें। और इसका नतीजा हम जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं। बट अब आया कहानी में ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट लाया गया जापान की एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा। 2012 में जापान की प्राइम मिनिस्टर बनी शिंजो आबे ने। उनके मेन टारगेट था जापान की नेशनल सिक्योरिटी को और भी मजबूत करना। उन्होंने जापान की सिक्योरिटी को 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक कर दिया। उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर क्वाड पार्टनरशिप बिल्ड किया, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की डोमिनेंस कम किया जा सके। शिंजो आबे ने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की है जिससे आप जापान कलेक्टिव डिफेंस केसेस में भी आप खुद के फोर्स यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर अब दूसरे देश जापान के ऊपर हमला करने की कोशिश करें तो वो डिफेंस के लिए उल्टा हमला भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिंजो आबे ने 2020 में ही रिजाइन कर दिया और जुलाई 2022 में उसका एसिसिनेशन हो गया। उनके ये जो लीगेसी था ये कंटिन्यू रखा जापानीज ने। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने डिफेंस बजट इंक्रीज करने वाला है, जिससे जापान नंबर 6 से नंबर 3 पे पहुंच जाएगा। जापान का इस तरीके का मूव देखकर क्वेश्चन आ ही जाता है, क्यों जापान खुद के डिफेंस सिस्टम को इतना जल्दी इंक्रीज कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा थ्रेट जापान अचीव कर रहा है जिससे जापान जैसे शान देश ये करने में मजबूर हो रहे हैं। इसका रीजन है उनका पड़ोसी देश की तेजी से बढ़ता हुआ एग्रेशन। फॉर एग्जांपल, ये लड़की जापान से नॉर्थ कोरिया गया पर वापस नहीं आया। और भी शॉकिंग पॉइंट ये है कि आज तक जो भी जापान से नॉर्थ कोरिया गया उसमें 99% लोग वापस नहीं आया। नॉर्थ कोरिया जापानीज को ऐसे ट्रैप करके कुछ लोगों को खुद के स्पाई बनाकर साउथ कोरिया भेज देता था, और कईयों को तो उनके आइडेंटिटी छीनकर खुद के एजेंट बनाकर जापान भेज दिया जाता था एज ए स्पाई। एंड डोंट फॉरगेट, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर मिसाइल होल्डर देश है। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल टेस्ट किया जो जापान की करीब पैसिफिक ओशियन पे आ गिरा, जिससे जापान की हर जगह अलार्म बजने लगा और सबको शेल्टर लेने कहा गया। एंड माइंड इट, ये चौथा बार है जिसमें नॉर्थ कोरिया बिना पूछे, बिना इन्फॉर्म किए जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। जापान ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया से एक थ्रेट अचीव कर रहा था और इन लिस्ट में आ गया चाइना भी। रिसेंटली चाइना ने भी बिना कोई इन्फॉर्म किए एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया जो जापान की इकोनॉमिक जोन पे आ गिरा, क्योंकि चाइना ताइवान को भी खुद का हिस्सा मानता है और जापान नहीं चाहता कि ताइवान चाइना का हो। और ये चाइना का एक तरीके का पॉलिटिकली धमकाना था कि जापान आप ताइवान के मैटर में ना आए, बिकॉज जापान का पूरा ट्रेड रूट ताइवान के पास से ही गुजरता है और ये चाइना के अंडर चला गया तो ये रूट जापान खो देगा। और भी शॉकिंग पॉइंट ये है कि इन लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ आ गया रसिया भी। ये 4 आइलैंड को देखो, इतुरुप, कुनासिर, सिकोतान, हाबोमाई इसलेट्स। ये आइलैंड होकाइडो और रशियन फार ईस्ट के बीच लोकेटेड है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब जापान डिफीट के करीब था, सोवियत यूनियन मतलब आज की रसिया ने जापान के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर किया। फिर रसिया इस आइलैंड पर कंट्रोल ले लिया और यहाँ की जो जापानीज थे सारे जापानीज को फोर्सफुली निकाल दिया गया। रसिया का मानना ये है कि वॉर के बाद ये आइलैंड उन्हें मिला तो लीगली ये आइलैंड उनका ही हुआ, बट अदर साइड जापान ये कहता है कि ये आइलैंड रसिया का कभी था ही नहीं, ये आइलैंड हमेशा से जापान के ही थे। सो बेसिकली एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ रसिया, ये तीनों मिलकर जापान के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में जापान का मिलिट्री टेस्ट करने का मूव लॉजिकली सही था। आज की ये वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।